आज हम भौतिक विज्ञान में मानव नेत्र पहले पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे नेत्र में प्रतिबिंब का बनना। तो नेत्र में प्रतिबिंब का बनना, कैसे नेत्र में हमारे प्रतिबिंब बनता है और इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो कल हम नेत्र की संरचना के बारे में आपको पढ़ा चुके थे कि नेत्र की कैसी संरचना होती है और सबसे पहले प्रकाश कहाँ पड़ता है। कल हम ये चीजें पढ़ाए थे आपको कि सबसे पहले प्रकाश जो है वो कॉर्निया पर पड़ता है। नेत्र का वह भाग जो उभरा हुआ है कॉर्निया है, कॉर्निया पर प्रकाश पड़ता है। कॉर्निया के बाद जलीय द्रव पर प्रकाश पहुंचता है। जलीय द्रव एक नमकीन द्रव है, नमकीन रूप का एक द्रव है जिसका अपवर्तनांक 1.336 होता है। किसका अपवर्तनांक? जलीय द्रव का अपवर्तनांक। इसके बाद हमारे पास ये जो बीच में दिख रही है, दो ब्लैक कलर के बीच में जो स्पेस दिख रहा है उसे हम कहते हैं नेत्र तारा या पुतली। तो प्रकाश नेत्र तारा में पहुंचता है और नेत्र तारा के बाद प्रकाश पहुंचता है द्विउत्तल लेंस में। जो हमारा नेत्र है वह एक द्विउत्तल लेंस है जिसमें प्रकाश पहुंचता है। इसके बाद प्रकाश कांच द्रव में जाता है और इसके बाद रेटिना पर प्रकाश का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। आपको हम बता दें कि वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर इसलिए बनता है क्योंकि यह एक उत्तल लेंस द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब है। लेकिन बशर्ते एक बात आपको ये भी बता दें कि प्रतिबिंब जो रेटिना पर बनता है वह एक उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है। तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि रेटिना पर प्रतिबिंब उल्टा बनता है। लेकिन यदि कोई प्रतिबिंब पीत बिंदु पर बनता है तो वह स्पष्ट दिखाई देता है और अन्य बिंदु पर प्रकाश की कोई भी किरण नहीं पड़ती है। उल्टा प्रतिबिंब रेटिना का दृष्टि रेखा द्वारा, या हम इसे कह सकते हैं प्रकाशिक कोशिकाएं। यहाँ जो प्रकाशिक कोशिकाएं हैं, प्रकाश कोशिका या प्रकाश सिरा भी कह सकते हैं, प्रकाश सिरा। तो प्रकाश सिरा के द्वारा उल्टा प्रतिबिंब कहाँ जाता है? मस्तिष्क पर पहुंचता है और मस्तिष्क पर हमारी प्रत्येक वस्तु की उल्टी छवि पहुंचती है। उल्टी छवि जब मस्तिष्क में पहुंचती है तो मस्तिष्क में जाकर वह कैसी होती है? सीधी पुनः हो जाती है, जिससे हमें प्रत्येक वस्तु कैसी दिखाई देती है? स्पष्ट और सीधी दिखाई देती है। तो प्रतिबिंब इस तरीके से बनता है। तो आपको इनको लिखना कैसे है? वही जो भाषा हम बोले हैं आपको कि सबसे पहले कॉर्निया पर प्रकाश पड़ता है, इसके बाद जलीय द्रव पर प्रकाश पहुंचता है और इसके बाद आइरिस से होता हुआ प्रकाश हमारे नेत्र लेंस पर पहुंचता है और कांच द्रव की सहायता से उल्टा वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। और इसके बाद दृष्टि एक प्रकाश सिरा या दृष्टि सिरा की सहायता से मस्तिष्क में उल्टे प्रतिबिंब की छवि पहुंचती है और मस्तिष्क में सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो ये था नेत्र में प्रतिबिंब का बनना। अब हम पढ़ चुके हैं नेत्र में प्रतिबिंब का बनना। अब हम आपको बताएंगे नेत्र की समंजन क्षमता। नेत्र की समंजन क्षमता। नेत्र की समंजन क्षमता क्या है? कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में कि नेत्र की समंजन क्षमता क्या है। तो हम आपको बता दें कि नेत्र जो होता है या नेत्र लेंस जो होता है वह अपनी फोकस दूरी को बढ़ाता और घटाता रहता है। तो हम कह सकते हैं नेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को घटाने और बढ़ाने की जो क्षमता है उसी को हम कह सकते हैं नेत्र लेंस की क्षमता। अब नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को बढ़ाता घटाता कैसे है? नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को बढ़ाता और घटाता कैसे है? तो हम कहेंगे कि नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को बढ़ाता घटाता जब है क्योंकि नेत्र लेंस जो होता है वो मांसपेशियों की सहायता से सिलेरी पेशियों पर टिका हुआ होता है। अब जैसे ही हम धूप में जाते हैं तो आइरिस सिकुड़ जाती है। आइरिस कैसी हो जाती है? सिकुड़ जाती है और नेत्र तारा कैसा हो जाता है? छोटा हो जाता है। जैसे ही हम धूप में निकलेंगे तो हमारी आंख छोटी हमें प्रतीत दिखाई देगी, लेकिन जैसे ही हम अंधेरे में आते हैं तो हमारी आंख की जो पुतली है वो बड़ी हो जाती है। उसका कारण यही है कि नेत्र तारा बड़ा और छोटा कब होता है?
जब हम धूप में जाते हैं तो आइरिस जो है, जो आपको ब्लैक कलर के जो दिख रहे हैं, ये दोनों ऊपर से नीचे की ओर आ जाते हैं, जिससे नेत्र तारा जो है हमारा, वो जो पुतली है आंख की, वो छोटी हो जाती है। ये पुतली है बीच में, और जैसे ही हम अंधेरे में आते हैं तो आइरिस फैल जाती है, जिससे हमारी पुतली का आकार बढ़ जाता है। अब हम इसी टाइप से नेत्र लेंस है, जैसे ही नेत्र लेंस हमारा पतला और मोटा होता रहता है, जब हम पतला हो जाता है तब लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। कोई भी लेंस यदि पतला हो जाएगा तो उसकी फोकस दूरी कैसे हो जाती है? बढ़ जाती है। और यदि कोई लेंस छोटा हो जाता है, सिकुड़ जाता है, तो उसकी फोकस दूरी कैसे हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो आप जान चुके हैं कि नेत्र लेंस का आकार को बढ़ना और बदलना, या कह सकते हैं नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ना और घटना ही लेंस की क्षमता कहलाती है। तो आपको लेंस की समंजन क्षमता समझ में आ चुकी है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ना या घटना ही नेत्र की समंजन क्षमता होती है। अब मुझे एक बात और बता दें कि हम प्रत्येक मनुष्य किसी वस्तु को अनंत तक देख सकता है। हम कोई भी वस्तु को यदि देखना चाहें तो हम कहां तक देख सकते हैं? अनंत तक देख सकते हैं। और यदि कोई वस्तु को कितना करीब लाएं तो उसे हम देख सकते हैं। तो किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए हम वस्तु को 25 सेंटीमीटर तक ला सकते हैं। 25 सेंटीमीटर से यदि हम और करीब लाएंगे तो हमें वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी। कोई भी वस्तु हमें स्पष्ट रूप से कब दिखाई नहीं देती है? जब उसका प्रतिबिंब रेटिना पर अच्छी तरह से नहीं बनता है, या प्रतिबिंब रेटिना के पहले बने या रेटिना के बाद बने, तब हमें कोई भी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी। तो इसीलिए हम जान चुके हैं कि हमें वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए अपना प्रतिबिंब कहाँ बनाना चाहिए? रेटिना पर बनाना चाहिए। तो हमें कोई भी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए कम से कम कितनी दूरी पे? 25 सेंटीमीटर या उससे अधिक दूरी पर रख सकते हैं, लेकिन इतना नहीं कि 25 से कम हो जाए। बिल्कुल आंख के करीब यदि कोई वस्तु लाएंगे, बिल्कुल आंख के निकट, तब हमें वो वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी। इसके बाद रेटिना में दो प्रकार की सेल पाई जाती हैं। रेटिना में दो प्रकार की सेल पाई जाती हैं। जैसे रेटिना ये है, तो रेटिना में दो प्रकार की जो सेल पाई जाती हैं वो कौन कौन सी है? एक है दंडाकार की जो सेल है, खड़ी है, और एक दूसरी होती है शंक्वाकार की। इनके बीच में एक शंक्वाकार की सेलें पाई जाती हैं। तो हमारी रेटिना जो है, यहाँ एक पर्दा टाइप का है रेटिना, वहां जहां प्रतिबिंब बनता है वहां शंक्वाकार की सेलें जो होती हैं वो हमारे रंगों का आभास कराती हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि कौन सी सेलें रेटिना में, कौन सी सेलें हमें रंगों का आभास कराती हैं, तो आप बताइएगा कि शंक्वाकार सेलें, शंकु आकार सेल हमें रंगों का आभास कराती हैं। शंक्वाकार सेल जो होती हैं वो हमें किसका आभास कराती हैं? रंगों का आभास कराती हैं। और हमें प्रकाश की तीव्रता का आभास कौन सी? तो दंडाकार जो सेल होती हैं, दंडाकार जो सेल होती हैं वो हमें प्रकाश की तीव्रता का अनुभव कराती हैं। अब प्रकाश की तीव्रता का अनुभव से हम कह सकते हैं कि कोई भी प्रकाश की तीव्रता का अनुभव कौन कराती है? दंडाकार सेल जो हमें खड़ी यहाँ दिख रही है रेटिना पर। तो अब जैसे यदि आपको कहा जाए कि मुर्गा को, आपने सुना होगा कि सूर्योदय के समय मुर्गा जल्दी जाग जाता है और सूर्यास्त के समय होते ही मुर्गा तुरंत सो जाता है, या सूर्यास्त होते ही मुर्गा को नींद आने लगती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि जैसे ही सूर्यास्त होता है तो मुर्गे में दंडाकार सेलों की संख्या कम पाई जाती है। हम कह सकते हैं कि दंडाकार सेलों की संख्या कम होने से जो प्रकाश की तीव्रता भी कम, मतलब हमें अधिक प्रकाश की तीव्रता की जरूरत होती है। हमें दंडाकार सेलें कम होने से हमें अधिक प्रकाश की तीव्रता की आवश्यकता होती है। और अधिक प्रकाश की तीव्रता हमें कब प्राप्त होगी? जब हमें उजेला होगा। तो उजेले में ही मुर्गा अच्छी तरह स्पष्ट रूप से दिख सकता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमें दंडाकार सेलों की संख्या कम होने से मुर्गा सूर्यास्त के समय जल्दी सो जाता है।
और जो दंडाकार सेलों की दूसरी विशेषता यह कह सकते हैं कि हमें कोई भी वस्तु अंधेरे में हल्की हल्की जो आभास होती है वो भी दंडाकार सेलों का एक उदाहरण है। ये अंधेरे में जब हम जाएंगे तो कोई भी वस्तु हमें हल्की हल्की जो दिखाई देती है वो दंडाकार सेलों का एक अच्छा उदाहरण हम कह सकते हैं। उसी के कारण हमारा प्रतिबिंब आंख पर बनता है। तो आज हम आपको लेंस की समंजन क्षमता तक पढ़ा चुके हैं। कल हम बताएंगे दृष्टि दोष क्या है। हमारी जो आंख में यदि कोई प्रतिबिंब सही नहीं बनता है तो अब हमें जो चश्मे लगाए जाते हैं वो हमारी प्रतिबिंब को स्पष्ट रूप से बनाने के लिए लगाए जाते हैं। तो कल हम आगे पढ़ेंगे दृष्टि दोष क्या है। थैंक यू स्टूडेंट।